बोला जाता है कि संघर्ष में संघर्ष ज़्यादा आता है, लेकिन फिर भी जो मकसद है उस पर निगाह रखना ज़रूरी है। बड़े नेता योगेंद्र यादव हमारे साथ हैं। हाल ही में जब ये किसान आंदोलन चल रहा था, पिता का साया खोया है, वहाँ की जिम्मेवारियाँ निपटाने के बाद तुरंत प्रभाव से इन्होंने आंदोलन को ज्वाइन कर लिया है और आज हमारे साथ हैं। योगेंद्र जी, सबसे पहले तो बहुत दुख हुआ कि पिता का साया इंसान के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है। उसके लिए दोबारा से फिर आपने कमान संभाल ली। पिताजी ने ज़िंदगी में कभी कोई कर्मकांड नहीं किया। वो खुद कहते थे रस्मों में टाइम मत लगाओ, काम करो। जब उन्हें आखिरी दिन थे तो उनसे कहा कि योगेंद्र को बुला लेते हैं। उन्होंने कहा नहीं, वो अच्छा काम कर रहा है, उसको करने दो। तो मैं जानता हूँ वो भी चाहते थे। आज ये जो काम कर रहा हूँ वो चाहते हैं कि ये अच्छा हो, तो यहाँ बैठा हूँ तो उनके आशीर्वाद से बैठा हूँ। क्या लगता है अब तक का जो आंदोलन है, अब तक का जो संघर्ष है, बातचीत है, क्या निचोड़ मानते हैं, क्या भविष्य देखते हैं इस पूरी की पूरी जंग का? ये एक ऐतिहासिक घड़ी है। मैंने चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत वाली घड़ी देखी है 1988 की। मैंने अपनी आँख से देखी है, उस समय मैं था यहाँ पे। अब ये उससे बड़ा है। उससे बड़ा सिर्फ संख्या के लिहाज से नहीं, ये पूरे देश में है। और अब राजधानी जिस तरह से घिरी हुई है वैसा इस देश में कभी नहीं हुआ। अब जो पूरे देश में संदेशा जा रहा है वैसा कभी नहीं हुआ। वो लड़ाई स्थानीय मुद्दे पे थी, ये राष्ट्रीय मुद्दे पे है, वैसा कभी नहीं हुआ। और इस बार जिस संकल्प से किसान बैठे हैं, 1 महीना हो चुका है, कहीं थकावट नहीं है, कहीं निराशा नहीं है, कहीं उतावलापन नहीं है। हम बैठे हैं, जीतेंगे। ये घड़ी कभी नहीं आई। मैं समझता हूँ कि इस ऐतिहासिक घड़ी के सामने सरकार बौखलाई हुई है। सरकार ने सब कुछ कर लिया पिछले 1 महीने में। किसानों को टरकाने का काम किया, मीटिंग कमेटी बना के नहीं हुआ। बहकाने का काम किया कि खाली अमेंडमेंट ले लो, नहीं हुआ। उन्हें लड़ाने का काम किया, पता नहीं कहाँ कहाँ से गड्ढे में खोद खोद के नेता निकाले किसान नेता, नहीं चला। उन्हें डराने का काम किया, बदनाम करने की कोशिश की, ये किसान नहीं हैं, पार्टी के हैं, दलाल हैं, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, नहीं चला। थकाने का भी सोच लिया, थका भी नहीं। अब सरकार के लिए ऐसी घड़ी आई है कि सरकार को सोचना होगा, मोदी जी को सोचना होगा कि अब मेरी नाक बड़ी है या कि 15 करोड़ किसान परिवारों का भविष्य बड़ा है। इस घड़ी पे हम पहुंच गए हैं। अब एक चीज़ जो रोके हुए है इसे समाधान को, वो मोदी जी का अहम है, उनका अहंकार है, जो कि दूसरा चुनाव जीतने के बाद कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। बस वो अहंकार कब पिघलेगा? मैं तो सोचता था 1 महीना लोगों को ऐसे ठंड में देख के पत्थर भी पिघल जाता है, लेकिन मोदी जी का अहंकार अभी पिघला नहीं है। बस जब वो पिघल जाएगा समस्या का समाधान हो जाएगा। शुरुआत में पंजाब के किसान दिखाई देते थे, हरियाणा आया, अब धीरे धीरे देश के अन्य हिस्सों से भी किसान यहाँ पहुँच रहे हैं। आपके पास तमाम तरीके की रिपोर्ट्स होंगी, देश भर में कहाँ कहाँ से किस किस तरीके का रिस्पॉन्स आ रहा है इस वक्त? सबसे पहले पंजाब तो 100% से ऊपर चला गया है। हरियाणा पहले एक हिस्सा, अब पूरा हरियाणा आ रहा है। आप यहाँ देख रहे हैं राजस्थान, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू वाली बेल्ट जो किसान आंदोलन की बेल्ट है, अब उसके बाहर से आ रहे हैं। बीकानेर, नागौर, बाड़मेर, कोटा, यहाँ से आ रहे हैं। गुजरात का डेलीगेशन यहाँ अब पिछले 10 दिन से बैठा हुआ है। महाराष्ट्र के 1000 से ज़्यादा किसान इतना दूर 1500 किलोमीटर की यात्रा करके यहाँ पे आए हुए हैं। कर्नाटका के प्रतिनिधि आए हुए हैं और कर्नाटका के वहाँ पे स्थानीय स्तर पे इतनी शानदार जानदार तैयारी है। महाराष्ट्र के कम से कम 2-3 बड़े इलाकों में बहुत बड़े आंदोलनों की तैयारी हो रही है। बंगाल में बहुत बड़ी बड़ी रैली निकली है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के किसान गाजीपुर में अब बहुत बड़ा सा मोर्चा लगा के बैठे हुए हैं। अब कोई कहे कि सिर्फ पंजाब है तो वो तो आंखें नहीं खोल रहा है। 29 तारीख पे सबकी निगाहें हैं। बातचीत का कुछ लग रहा है, कुछ उम्मीद, डायलॉग डिलीवरी बढ़े, संवाद की तरफ बढ़ा जाए?
अगर सरकार हमारे एजेंडा पे बातचीत करती है तो ज़रूर कुछ निकलेगा, क्योंकि वो एजेंडा ऐसा है कि उसमें से बात बनने वाला एजेंडा है और उसमें हम खुशी से हम भी झुकेंगे, फ्लेक्सिबल एटीट्यूड रखेंगे। अगर एजेंडा हमारा हो तो हमने क्या कहा है? हमने कहा है कि अब बहुत बातें हो गई कि बिल रद्द करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब एक कदम आगे बढ़िए, अब हम सोचते हैं कि बिल रद्द कैसे करना चाहिए। दूसरा, एमएसपी कानूनी अधिकार होना चाहिए या नहीं, इस पे बहस नहीं करेंगे। एमएसपी को अधिकार बनाने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाए, क्या मैकेनिज्म बने, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। अगर सरकार उस पे आ जाती है चर्चा करने के लिए, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि हम बहुत लचीले तरीके से बात करेंगे, क्योंकि हम भी यहाँ कोई इतने लाखों किसानों को सर्दी में बैठाए रखना तो हमारा उद्देश्य है नहीं। इसलिए अगर बात एजेंडा पे होती है तो ज़रूर कुछ निकलेगा, और नहीं निकलेगा तो 2 राउंड में और निकल जाएगा। अगर एजेंडा पे नहीं आती, इसका मतलब है सरकार की नीयत में खोट है। तो ये हमें 29 तारीख को पता लग जाएगा। मार्च का एक कॉल आप लोगों ने लिया है, इसका मकसद क्या है? अगर 29 तारीख को पॉजिटिव दिशा में नहीं बढ़ता है तो हम तो अपने आंदोलन को रोक के नहीं बैठ सकते ना। तो हमने कॉल दिया है कि अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर 30 तारीख को 12 बजे यहाँ कुंडली बॉर्डर, जो सिंघू के पीछे की तरफ जो बॉर्डर है कुंडली, वहाँ से हम हाईवे के ऊपर चढ़ेंगे, जो एक्सप्रेसवे है, केएमपी बोलते हैं, वहाँ पे चढ़ेंगे। वहाँ से हम जाना शुरू करेंगे टिकरी बॉर्डर की तरफ। अगर जाने दिया जाता है अच्छी बात है, रोक दिया जाता है तो जहाँ रोकेंगे वहाँ बैठ जाएंगे। तो क्योंकि हम अपने आंदोलन को कदम दर कदम ऊपर उठाते जाएंगे, हम अपना आंदोलन नहीं रोक सकते, क्योंकि आज सरकार बात कर रही है, आंदोलन की वजह से बात कर रही है। हमारा आंदोलन उठता जाएगा। मोदी जी जितना जल्दी कर लें उतना सस्ते में निपट जाएंगे, जितना देरी करेंगे महंगा सौदा हो जाएगा उनके लिए। 1 तारीख को लेकर के एक बड़ा सस्पेंस आप लोगों ने बना रखा है कि कुछ बड़ी कार्रवाई किसान करेंगे, बड़ी रणनीति होगी। हालांकि मैं नहीं कहूँगा कि खुलासा आप उसका करें, लेकिन क्या ज़्यादा बड़ा प्रभाव डालने वाले किसान हैं या फिर कोई बहुत बड़ा कदम उठाने वाले किसान हैं? कल जो हमारे सब किसान संगठनों की बैठक हुई, उससे पहले 7 मेंबरी कमेटी की बैठक भी हुई, तो हमने केवल 1 तारीख तक के प्रोग्राम नहीं सोचे, हमने उससे आगे के भी प्रोग्राम सोचे। लेकिन फैसला किया कि अभी हम उस सब की रूपरेखा बनाएंगे और 1 तारीख को ही फिर आगे के प्रोग्राम की घोषणा करेंगे। प्रोग्राम बड़े होंगे, जाहिर है, जब अब तक किए हैं वैसे प्रोग्राम तो हम नहीं करेंगे 1 तारीख तक। 1 तारीख से आगे बड़े प्रोग्राम होंगे, निर्णायक होंगे, क्योंकि आज हम आर पार की लड़ाई में हैं। इस लड़ाई से हार के जाने का रास्ता उपलब्ध नहीं है, वो रास्ता नहीं होगा, केवल आगे बढ़ेंगे, ये हमने तय कर रखा है। तो प्रोग्राम भी उसके मुताबिक ही होंगे। जी, पूरे हरियाणा में 3 दिन का टोल फ्री करने का आपने एक कॉल लिया था, आज उसका आखिरी दिन है। हालांकि उसको बढ़ा करके तब तक कर दिया गया जब तक ये आंदोलन चलेंगे, लेकिन एक टोल हमें मिला रेवाड़ी से लेकर के झज्जर को जाने वाला, क्या उस पर प्रयास नहीं किए गए? ऐसा लगता है कि हमारे साथ ही बाकी सब प्रयास करने में हमसे चूक हुई है, और ये हमारे लिए थोड़ा शर्म की भी बात है कि एक टोल ऐसे कैसे बच गया। कल परसों तक उसको भी ठीक कर देंगे हम। राजस्थान की तरफ से आपको एक थोड़ा सा समर्थन मिला है। एनडीए में जो शामिल थे हनुमान बेनीवाल छोड़ करके आए हैं, दावा कर रहे हैं कि 2 लाख से ज़्यादा किसान यहाँ पहुँचेंगे। क्या लगता है, सरकार के झटका है और किसानों की कहीं ना कहीं बढ़त की तरफ चीज़ गई है? बहुत महत्वपूर्ण नैतिक समर्थन है। देखिए, एनडीए के लोग छोड़ के आए, जब अकाली दल छोड़ने पे मजबूर हुआ था तब पासा पलटा था। अब एनडीए में अगर एक छेद और होता है, मैंने तो सोचा था दूसरी विकेट हरियाणा से गिरेगी, दूसरी विकेट राजस्थान में गिर गई, राजस्थान वालों को बधाई दूंगा। अब तीसरे पे प्रेशर पड़ेगा। दुष्यंत चौटाला जो बेशर्मी से कुर्सी पे चिपके हुए हैं, अब हनुमान बेनीवाल के छोड़ने, क्योंकि इलाका एक ही है, रिश्तेदारियां हैं यहाँ, इसका असर पड़ेगा और तीसरी विकेट गिरने की अब गुंजाइश ज़्यादा बढ़ गई है। और वैसे भी हनुमान बेनीवाल जी का राजस्थान के किसानों में एक बड़ा नाम है, सिर्फ इसलिए नहीं कि एमपी हैं, लेकिन उससे पहले भी उन्होंने किसान आंदोलन किए हैं, नाम है। तो मैं समझता हूँ उनके किए का सम्मान होना चाहिए और इससे माहौल बदलने में बहुत फ़र्क पड़ेगा। वीरेंद्र सिंह को लेकर के सर दावा किया जा रहा है, धरना प्रदर्शन देते हैं, धरनों पे आपके आते हैं, बेटे के इस्तीफा देने की बात आती है तो बोलते हैं कि बेटा ही फैसला करेगा। दोहरा मापदंड क्यों? किस स्टैंड को कैसे लेना?
मैं आज किसी की आलोचना नहीं करना चाहता। आज तो अगर नरेंद्र मोदी यहाँ पे आ जाएं और कहें किसान एकता जिंदाबाद, बहुत अच्छी बात है। बीरेंद्र सिंह जी आएँ, अच्छी बात है। समर्थन करना चाहते हैं, अच्छी बात है। मैं समझता हूँ कि ऐसे नेताओं से आपको पता लगता है कि हवा का रुख क्या है। हवा का रुख बदल रहा है। हनुमान जी से पता लगता है, बीरेंद्र जी से पता लगता है, और आने वाले दिनों में आप देखते जाइए कौन कौन इस लाइन के अंदर जुड़ेंगे। अभी तो शुरुआत है, और जब हवा का रुख पलटता है तो फिर उसको आंधी बनते हुए देर नहीं लगती। ये आलोचना का विषय नहीं था, ये विषय था लोगों में एक मैसेज देने का। अपने ही बेटे के लोकसभा क्षेत्र के शहर हिसार में आप धरना तो देते हैं, लेकिन उस बात पर नहीं आते हैं। लोग इस बात में कंफ्यूज हैं कि बीरेंद्र सिंह दो नाव में सवार है या सरकार के द्वारा प्लांट किए हुए बंदे हैं जो किसानों में घुस करके कहीं ना कहीं जाट आंदोलन के तरीके से उसको खराब करने का उद्देश्य लेकर के आए हैं। जो उत्तर में मुझे कहना चाहिए था वो सारा आपने प्रश्न में कह दिया, उससे फालतू मैं क्या जोड़ूं। शुक्रिया सर आपका। तो योगेंद्र यादव को आपने सुना, आगे की रणनीति क्या है, किसान अपनी लड़ाई को किस तरीके से लड़ेंगे, तमाम चीज़ों पर खुल करके उन्होंने बातचीत की है। लगातार जुड़े रहे हमारे साथ अपने सहयोगी किस्मत राणा के साथ। मैं रुद्रा राजेश कुंडू, दिल्ली बॉर्डर।